वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज हम नाइन्थ क्लास का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम लोग वर्क के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट वर्क। जब फिजिक्स में आप वर्क पढ़ते हैं, अक्सर बच्चे जब वर्क टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे ये मैं वर्क की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो डे टू डे लाइफ में हम वर्क वर्ड जो है वो जिस तरह से यूज़ करते हैं, हमारी धारणा जो है उस वर्ड को लेकर चेंज हो जाती है। हम जिस तरह से उस वर्ड के बारे में सोचते हैं, अक्सर हमारी सोच उस वर्ड को लेकर चेंज हो जाती है। तो वर्क भी एक ऐसा ही वर्ड है। जब हम आज डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे, तो आप वर्क वर्ड जो है, ये वर्ड, ये शब्द वर्क जो है, इसको एक अलग नज़र से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्क होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क। सो यू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी। सपोज वी हैव अ बॉडी एंड यू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड यू फाइंड दैट इट चेंजेस इट्स पोजिशन। ठीक है, आप देखते हैं कि आपने क्या किया, आपने एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर क्या हुआ, वो बॉडी जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। सपोज करिए पहले वो पोजीशन थी उसकी ए, आपने फोर्स लगाया उसके ऊपर और वो पोजीशन बी पर पहुंच गई। ठीक है जी, ये डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। सो यू अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी एंड व्हेन यू अप्लाइड फोर्स ऑन दैट बॉडी, द बॉडी चेंज्ड इट्स पोजीशन। When on applying force, a body changes its position, work is said to be done. जब आप फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर लेती है, इट ट्रेवल सम डिस्टेंस, ओके, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, पोजीशन को चेंज कर लेती है, तो हम कहते हैं कि वर्क इज डन। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑन अप्लाइंग फोर्स अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। तो इसको लिखा भी कुछ इसी तरह से जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है जी। सो इट इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। खैर मैं अभी तो बोल रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी होता है। खैर ठीक है जी, तो मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी है, एंड वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑन अप्लाइंग फोर्स अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। यही रीजन है कि वर्क डन जो है, इसको प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी लिखा जाता है। अब सोचिए कि फोर्स जो है अगर 1 न्यूटन है और वो डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वो 1 मीटर है, तो वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू 1 Newton meter. Work done is said to be 1 Newton meter और 1 जूल। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से आपके लिए ये रिपीट कर रहा हूं, वर्क इज सेड टू बी डन when on applying force a body changes its position। जब आपने फोर्स लगाया और आपके फोर्स लगाने पर एक बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो आप कहते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन। नाउ इफ फोर्स इज 1 Newton and displacement is 1 meter, in that case work should be written 1 Newton into 1 meter or 1 Newton meter or
आप इसको 1 जूल भी कह सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल when on applying 1 Newton force a body displaces to 1 meter, changes its position and covers a distance of 1 meter। तो हम कहते हैं कि क्या है, in this case work is said to be done। ठीक है जी। तो work is defined as a force acting upon an object to cause a displacement। Remember, work is defined as a force acting upon an object to cause a displacement, and it is always expressed as the product of force and displacement in the direction of force। That is, W is equal to F into S, where W is work done, F is the force applied, S is the displacement of the object। And now what about the unit of work? The unit of work is Newton meter or joule, and work is said to be 1 joule, work done is said to be 1 joule when on applying 1 Newton force a body, when on applying 1 Newton force a displacement of 1 meter is brought। ठीक है ना, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाता है जब फोर्स जो है 1 न्यूटन अप्लाई करते हैं, तो हम कहते हैं कि वर्क डन जो है वो क्या है, 1 जूल है या 1 न्यूटन मीटर है, जैसा भी आप समझे। ठीक है जी। तो इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। अब आप इसको इस तरह से ना देखिएगा। आप देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर आपको एक बात समझाता हूँ, आप समझिएगा इस बात को। अक्सर बच्चे जो है वो छोटी सी एक टॉय कार होती है उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एक टॉय कार है, बच्चा उसको चला रहा है, जिस डायरेक्शन में वो उस टॉय कार को धकेल देता है। ठीक है, सपोज करिए एक बच्चे ने एक टॉय कार को इस डायरेक्शन में धकेल दिया। ओके, मतलब क्या कि उसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, और आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में अगर हो गया, मतलब एक बच्चे ने यहाँ पर एक कार, टॉय कार थी, ओके, ए पोजीशन पे उसने फोर्स लगाया उस टॉय कार पर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और थोड़ी देर के बाद देखा कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई। ओके, सीधे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में वो कार जो थी उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पहले वो ए पोजीशन पे थी, अब वो बी पोजीशन पर है, तो इस तरह से वो ए से बी की तरफ मूव कर गई। तो जब वो ए से बी की तरफ मूव कर गई, एक डायरेक्शन में मूव कर गई, उसी डायरेक्शन में मूव किया जिस डायरेक्शन में फोर्स थी। ओके, तो इस जगह हम बोलते हैं कि वर्क डन इज पॉजिटिव। एक और दूसरी एग्जांपल देकर मैं आपको बात समझाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको बैठना है और बैठने के लिए आपने क्या किया, एक कुर्सी को अपनी तरफ खींचा। यू पुश्ड अ चेयर टुवर्ड्स योरसेल्फ, है ना, अपनी तरफ आपने कुर्सी को खींचा। आपने जब कुर्सी को अपनी तरफ खींचना था, चेयर को अपनी तरफ खींचना था, तो आपने फोर्स अपनी तरफ लगाई। ओके, ये चेयर यहां पर थी और आपने इसको खींच कर क्या किया, अपनी तरफ लाया ताकि आप बैठ सकें। यहां पर चेयर थी और अब आपने उसकी पोजीशन यहां पर कर दी और आप इस पर बैठने वाले हैं। आपने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया और आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, है ना। आपने अपनी तरफ फोर्स लगाया, कुर्सी आपकी तरफ आ गई, तो जिस तरफ फोर्स लगाया उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहां पर वर्क डन जो है इट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटी सी अलमीरा है आपके घर में और आप क्या करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, या एक छोटा सा टेबल है आप उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे, जो भी आप करना चाहें, आप पुश करेंगे या पुल करेंगे। ठीक है, और जब आप पुश या पुल करते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में वो अलमीरा या वो छोटा टेबल या वो छोटी अलमीरा उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई।
तो यहां पर हम कहते हैं कि वर्क इज पॉजिटिव। ठीक है जी। सो व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हेन फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स in a particular direction and the displacement in the same direction and the displacement is in the same direction, तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव वर्क जो है वो हुआ है। द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव इन दिस केस। ठीक है जी। यानी कि आप कह सकते हैं वर्क जो है उसकी वैल्यू एफ एस होगी और ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। कब होगी? जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। सो यू अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड द बॉडी मूव्ड टू दिस डायरेक्शन। यू अप्लाइड force in this direction and the body moved to this direction. If you applied force in this direction and the body moved to that direction, है ना, इसी डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो हम कहते हैं वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। अब जरा उल्टा चलते हैं। आप स्विमिंग करते होंगे अगर, या आप बोट में तो डेफिनेटली बैठे होंगे। तो बोट में क्या होता है, पानी को पीछे की तरफ धकेला जाता है और बोट आगे की तरफ बढ़ती है। या जब आप चलते हैं तो आप अपने कदमों को पीछे की तरफ करते हैं। ओके, मतलब आप फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे होते हैं लेकिन आपकी मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ हो रही होती है। ऐसा ही होता है ना। अगर स्विमिंग करते हैं आप तो आप हाथों को पीछे की तरफ धकेलते हैं, हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, लेकिन आप मूव आगे करते हैं। ठीक है, तो मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन है, मूवमेंट है। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो यहां पर क्या है? नेगेटिव है। वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। सो फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट हियर। अभी जितनी भी एग्जांपल देखी है आपने, ये जो दूसरे केस में केस 2 हम कर रहे हैं, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। या एक और छोटी सी एग्जांपल, आप बचपन में वो टॉय कार तो आपने यूज़ की होगी जिसको आप पीछे की तरफ खींचते हैं और छोड़ते हैं और वो आगे की तरफ मूव करती है। आप जितना ज़्यादा उसको पीछे की तरफ खींचते हैं वो उतना ज़्यादा आगे की तरफ मूव करती है ना। तो फोर्स आप लगा रहे थे पीछे की तरफ, लेकिन वो कार जो थी वो आगे की तरफ मूव कर रही थी। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो यहां पर वर्क डन जो है वो हम क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। तो दो चीजें आपने पढ़ी, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस केस में वर्क डन जो है नेगेटिव होता है। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये तो दो केसेस हमने अभी स्टडी किए। अब हम केस 3 के बारे में बात कर लेते हैं। केस 3 में क्या होता है वो भी देख लें। अगर सपोज करिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ओके, और ये एक ब्लॉक है वुड का या कुछ भी है, जो भी आप समझें इसको। ये एक बॉडी है और इस बॉडी के साथ क्या है आपको मैं बताऊं, इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। ओके, अब इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। ये है केस 3। यहां पर क्या है? फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। Force is acting perpendicular to the displacement. So remember, no displacement is possible here. There is no displacement in the direction or parallel to the force. जब भी आप फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे होते हैं
जब भी आप फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है, जब भी आप फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे होते हैं, मैंने माफ़ कीजिएगा एरो का डायरेक्शन जो था उल्टा डाल दिया था, तो एरो का डायरेक्शन आप इस तरह से डालेंगे। ओके, फोर्स जो है जब भी आप परपेंडिकुलर एक्ट करवा रहे होते हैं तो उस केस में क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है उसमें, ज़ीरो हो जाता है। यानी कि आपको पता है एफ इंटू एस होता है, तो एफ इंटू एस होगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू ज़ीरो हो जाएगा। व्हाट इज दैट, वर्क डन इज ज़ीरो इन दिस केस। इस केस में वर्क डन जो है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके लिए ये केस जो है वो आपको समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये केस था 3, जहाँ पर ये आपके पास एक बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है, ये कोई वुडन ब्लॉक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, और फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होता है। ओके, इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो W जो है वो हमने पढ़ा कि F इंटू एस के बराबर होता है, और व्हाट इज़ दैट, W इज इक्वल टू F इंटू ज़ीरो, एंड दैट मीन्स W इज इक्वल टू ज़ीरो, वर्क डन इज ज़ीरो। यहाँ पर एक और बड़ा पॉपुलर कंसेप्ट है इससे रिलेटेड, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि पॉपुलर कंसेप्ट है तो आपको पता होना जो है वो ज़रूरी है। और वो क्या है, इफ एंगल बिटवीन, ये केस 3 में ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। इफ एंगल बिटवीन, याद रखिए, इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। ठीक है जी, एंगल बिटवीन फोर्स, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है जी, आप सोचिए कि एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, इज लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम है। If force and displacement are inclined at an angle less than 180 डिग्री, तो उस केस में वर्क डन जो है ना उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। मैं अभी 9th क्लास का वर्क एंड एनर्जी पढ़ा रहा हूँ, तो आप में से कईयों को थोड़ी सी हैरानी होगी कि कॉस थीटा क्या होता है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल से, कि अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है, और ये इसका एक एक्यूट एंगल है थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशो को हम बोलते हैं, वी कॉल इट कॉस थीटा। ठीक है जी, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो जो होता है उसको कॉस थीटा माना जाता है, वो कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। अगली क्लास में आपने पढ़ना है। और यहाँ पर मैं जो केस 3 के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं केस 3 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर थीटा जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है जी, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, केस 3 हम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी 180 डिग्री से कम होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो वर्क डन जो है वो इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। खैर वो अगली क्लासेस में आप बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और वो क्या है, अगर कॉस 90 होता है, ठीक है, कॉस 90 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी कि आप केस 3 जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है फोर्स, तो डेफिनेटली थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। तो उस केस में W जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बिकम एफ एस कॉस 90 डिग्री। ओके,
What does that mean? W is equal to Fs into 0. What does that mean? That means W is equal to 0. तो दोनों तरीके से मैंने आपको ये बात समझाई। मैंने केस 3 जो है दो तरह से आपको समझाया। एक में आपको ये कंसेप्ट बताया W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का, और एक जो है साधारण शब्दों में आपको समझाया जैसा आपकी बुक में होगा। तो जैसा आपको स्कूल में टीचर करवाएं एग्ज़ाम के लिए, आप उसी तरह से खुद को प्रिपेयर कीजिएगा, अपने से कुछ मत लिखिएगा। खैर, 3 केसेस अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं। एक जहाँ पर W जो था वो पॉजिटिव था। कब पॉजिटिव था? जब F और S दोनों जो है सेम डायरेक्शन में काम कर रहे थे। W दूसरे केस में हमने देखा नेगेटिव था। कब नेगेटिव था? जब F और S ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था। तीसरे केस में हमने देखा W जो है जीरो था, और ये W जीरो कब था? W जीरो तब था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर थे। फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू फोर्स, जैसा भी आप देखेंगे, तो ये W जो है इस केस में जीरो था। ये 3 केसेस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं इट इज अबाउट केस 4। अब कभी कभी क्या होता है, कोई चीज इतनी भारी है, जैसे दीवार। अब एक दीवार है, अब दीवार पर बहुत जोर लगाते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन क्या दीवार जो है अपनी जगह से हट जाती है? नहीं हटती। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? जीरो है। आपने फोर्स तो अथाह लगाया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, जितना मर्जी फोर्स लगा लीजिए, लेकिन दीवार जो है, मजबूत दीवार जो होती है वो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। या कोई बहुत भारी चीज़ है, आप उस पर बहुत जोर लगा रहे हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट वहां पर क्या है? जीरो है। तो उस केस में वर्क डन भी जो है वो क्या होता है? वर्क डन इज व्हाट? जीरो। So work done is said to be zero when on applying force no displacement is produced. When the displacement produces zero, in that case हम कहते हैं कि हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वर्क डन जो है वो जीरो है। इसका मतलब ये है कि आप जितना मर्जी फोर्स लगा लें, अगर बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुई है तो आपने कोई भी काम नहीं किया है। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने वर्क के बारे में पढ़ा। वर्क क्या होता है ये पढ़ा। वर्क इज सेड टू बी डन if a force is applied on the object and the object is displaced from its original position. ये कंडीशन है, ये आपको याद रखना है। साधारण जो हम बात करते हैं तो वहाँ पर वर्क डन जो है वो एक अलग तरह से हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन तब तक नहीं होता जब तक आपने फोर्स लगाया है और बॉडी जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुई है। बॉडी का डिस्प्लेस होना जो है अपनी जगह से बहुत ज़रूरी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा मैंने यूनिट के बारे में बताया आपको, वर्क की यूनिट के बारे में मैंने आपसे बात की, और किस तरह से आप वर्क की यूनिट को डिफाइन करेंगे ये भी मैंने आपसे बताया। 4 केसेस मैंने वर्क के बताया जहाँ पर वर्क पॉजिटिव है, वर्क नेगेटिव है, वर्क ज़ीरो है, और वर्क ज़ीरो जो है उसके लिए हमने 2 केसेस स्टडी किए। एक वो जहाँ पर एक बॉडी जो है उसके ऊपर आप फोर्स तो लगाते हैं और वो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर एक्ट करता है, और दूसरा केस वो जहाँ पर आप फोर्स तो लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है बिल्कुल नहीं हो पा रही। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं वर्क के बारे में, कि वर्क के यूनिट के बारे में आपने पढ़ा कि 1 जूल होती है ना। 1 जूल से बड़े भी यूनिट्स होते हैं, जैसे 1 किलो जूल। ओके, 1 किलो जूल, और इसके अलावा 1 मेगा जूल। 1 किलो जूल मतलब 10 रेज टू पावर 3 जूल्स। 1 मेगा जूल मतलब 10 रेज टू पावर 6 जूल्स।
आई एम श्योर कि आज का ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर एक और मज़ेदार कंसेप्ट आप देखिए। अब सपोज करिए एक कुली है, ओके। अब एक कुली जो है, अ कुली कैरीज अ लोड ऑफ 50 kg ऑन हिज हेड। अब 50 kg उसने लोड जो है उठाया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इसको न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता है इसको न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 9.8 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। या 10 से भी, कई टीचर्स बोलते हैं कि 10 से भी आप कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। सो लोड जो है वो क्या है, 50 kg है, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा। अ कूली कैरीज अ लोड ऑफ 50 kg ऑन हिज हेड एंड वॉक्स ऑन अ लेवल रोड अप टू 100 मीटर। और कितना चलता है एक लेवल रोड पर, वो 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है 100 मीटर हो गया। ध्यान से सुनिएगा। अ कूली कैरीज अ लोड ऑफ 50 kg ऑन हिज हेड एंड वॉक्स ऑन अ लेवल रोड अप टू 100 मीटर। आप यहां पर एक चीज नोट कर रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। कैसे, जरा सोचिए। क्या इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? एक बॉडी जो है उसको उठाकर, जो 50 kg की है, 50 kg उसका लोड है, और उसको उठाकर सीधे अपने सिर के ऊपर रखा गया, तो ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है ना, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। और जब आपने परपेंडिकुलर का केस स्टडी किया था, केस नंबर 3, वहां पर आपने पढ़ा कि अगर एफ और एस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन इज जीरो इन दैट केस। तो वर्क डन इस केस में जीरो होगा। आप वो 100 kg की जगह, 50 kg की जगह 500 kg भी उठा लेगा या 5000 kg भी उठा लेगा, तो आप सोचिए कितनी उसने एफर्ट्स किए होंगे। लेकिन साइंस के मुताबिक वर्क डन जो है वो क्या है, जीरो है। एक और एग्जाम्पल लेकर कुछ और बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज करिए एक अ बॉय ऑफ मास 55 kg, एक लड़का है जिसका मास जो है वो क्या है, वो 55 kg है, ठीक है जी। उसका मास जो है वो 55 kg है। तो सोचिए, मास अगर 55 kg है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 55 इंटू 9.8 न्यूटन या 55 इंटू 10 न्यूटन। तो वो क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, 550 न्यूटन हो गया, ठीक है जी। फोर्स यहां पर 550 न्यूटन हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा। अ बॉय ऑफ मास 55 kg, इस लड़के का मास जो था वो क्या था, 55 kg था। 55 kg, इसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। इसका मास था 55 kg, हमने इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि फोर्स, जो लोड उस कुली ने उठाया था वो 50 kg था, उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया जा सकता है। 9.8 से मल्टीप्लाई कीजिए या 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आपके टीचर बोलते हैं आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लड़का है उसका मास 55 kg है। अ बॉय ऑफ मास 55 kg रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 40 स्टेयर्स। 40 स्टेयर्स को, 40 सीढ़ियाँ वो चढ़ता है, और हर सीढ़ी जो है 0.15 मीटर की है। तो सोचिए उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर दिया। एक सीढ़ी जो है 0.15 मीटर की है, और टोटल उसने 40 सीढ़ियां जो हैं वो कवर की हैं। तो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो गया, आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपको पता लगेगा कि 6 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फोर्स कितनी लगी है, 550 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 6 मीटर। तो वर्क डन क्या होना चाहिए, वर्क होगा एफ इंटू एस। व्हाट इज दैट, 550 न्यूटन इंटू 6 मीटर। So work done is 3300 जूल्स। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ रहा होगा। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए, अब मैन वेइंग 70 kg
एक आदमी जो है उसका वजन है 70 kg, ओके, कैरीज अ वेट ऑफ 10 kg, 10 kg का वजन वो उठा के चल रहा है, तो टोटल मास कितना हो गया? 80 kg, है ना। टोटल मास जो है वो क्या हो गया? वो हो गया 80 kg, ये टोटल मास हो गया, ठीक है जी। उसका अपना वजन है 70 kg, जो सामान उठाया वो 10 kg, तो टोटल मास हो गया 80 kg। A man weighing 70 kg carries a weight of 10 kg on the top of a tower 100 meter high. और कितनी ऊंचाई वो चढ़ रहा है? वो है 100 मीटर। तो वर्क डन क्या होना चाहिए? वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दैट? 80 kg, 80 kg का मतलब हो गया 80 इंटू 10 न्यूटन, दैट इज 800 न्यूटन, ठीक है जी। 800 न्यूटन multiplied by 100 meter, and the work done is Newton meter, that is joules. आई एम श्योर कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। बहुत ही आसान है और मैंने कोशिश की आसान शब्दों में ही आपको ये बात समझाऊं, और इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने समझे। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।